सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदना एंड वेलकम टू माय चैनल आवर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फुल पेपर एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स की पेपर के एनालिसिस की जाएगी। मैं आपको आंसर की बताऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to carbon nanotubes, consider the following statements. They can be used as the carriers of drugs and antigens in the human body. They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body. They can be used in biochemical sensors, and carbon nanotubes are biodegradable. So which of the statements given above are correct? Okay. तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, CNT कार्बन नैनोट्यूब के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बन नैनोट्यूब एक ड्रग डिलीवरी एजेंट है, ये तो हम जानते हैं। इट डिलीवर्स द कार्गोज टू आवर ऑर्गन्स एंड सेल्स, इतना हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है कि इट इज़ अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखें तो सेकेंड ऑप्शन है आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। तो हमने ऐसा बहुत सारे रिसर्च पेपर में देखा है कि CNT कार्बन नैनोट्यूब्स कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। तो दोस्तों आपका ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अब जब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें तो दे कैन बी यूज्ड इन अ बायोकेमिकल सेंसर्स। तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते, बट इट कैन बी। तो अब आप सोच रहे हो कि अब कौन सा ऑप्शन कैसे हो सकता है। सो दोस्तों अभी घबराना नहीं है, अभी फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास है। तो जब हम फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल ये सही है, बिकॉज ये बहुत सारे फंजाई बैक्टीरिया को डिग्रेड करता है। सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल है। सो अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज 3 ऑप्शन तो हमने करेक्ट साबित कर दिए। थर्ड के बारे में कोई एविडेंस नहीं है, बट आपके पास तो 1, 2 एंड 4 का ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शंस आपका सही है। ओके। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग wells for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? Okay. So दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आप सोचो ड्रोन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहला हमारा स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि क्रॉप फील्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब जब वॉल्केनो की बात करें सेकंड ऑप्शन में, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो में ह्यूमन एंट्रेंस इम्पॉसिबल है दोस्तों, इम्पॉसिबल है। तो इस जगह पे भी आपको काम करता है ड्रोन्स, ठीक है, बिकॉज एक्टिव वॉल्केनो के क्रेटर्स में आप नहीं जा सकते हो, ह्यूमंस का जाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस टाइम पे भी ड्रोन्स यूज़ हो सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन देखें तो कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स, तो ये भी साइंटिस्ट ने किया है। जब भी वेल्स जब पानी से बाहर आती है तो फिर उसके ब्रेथ सैंपल्स एंड स्पाउट्स को वो टेस्ट करते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1, 2 एंड 3। हाँ जी, यहाँ पे आपका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल that has sides 1 million kilometers long with lasers shining between the craft. The experiment in the question refers to. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों के 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग है। ओके। एंड तो ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, वोएजर 2, न्यू हॉरिजन्स, लीजा, पाथफाइंडर एंड इवॉल्व लीजा। ओके। तो सबसे पहले वोएजर 2 को तो आप पहले इग्नोर कर दो, बिकॉज ये बहुत पुराना मिशन है, 1977 का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड जो है हमारा न्यू हॉरिजन्स ये प्लूटो का है। ओके। नासा ने बहुत पहले ही प्लूटो के लिए ये न्यू हॉरिजन एक्सपेरिमेंट लाया था। और मेन इसमें है कि इसमें सिंगल ही होते, इसमें 3 साइड्स नहीं होते, तो फिर ये तो होगा ही नहीं। और फिर अब कंफ्यूजन है हमारे लास्ट दोनों ऑप्शन में, लीजा पाथफाइंडर एंड इवॉल्व लीजा। तो सुनो दोस्तों, सबसे पहले जो लीजा पाथफाइंडर है ये आपको क्या बताता है
ये अप्रैल 2016 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे कि वो ये देखना चाहते थे कि ये लीज़ा प्लान जो ये है, मतलब एप्लीकेबल है, फिजिबल है, ये प्रोडक्टिविटी है या नहीं है। तो अप्रैल 2016 में डिक्लेयर किया गया था कि इट इज़ फीजिबल, दिस प्लान इज़ फीजिबल, तो फिर इसे सही बता दिया गया। और फिर जो इवॉल्व लीज़ा है, ये प्लान है, ये उसका उस टाइम उसको बताया गया कि येस दिस प्लान कैन वर्क। लीज़ा पाथफाइंडर में बताया गया कि येस दिस प्लान कैन वर्क, एंड देन इस प्लान को इवॉल्व लीज़ा में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो ये इवॉल्व लीज़ा जो है ये 2034 में ये प्लान लाया जाएगा। तो इट इज़ द मेन प्लान, जो कि वो पूरे फाउंडेशन करने के बाद, उस टाइम बस फाउंडेशन होता है लीज़ा पाथफाइंडर में कि ये चीज़ वर्क करेगा नहीं, और अब ये पूरा फुल प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा इवॉल्व लीज़ा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एग्स or sperms of a prospective parent. A person's genome can be edited before birth at early embryonic stage. Human-induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. तो अब इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? सो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एग्स और स्पर्म्स। तो ये सही है, जब भी कोई इंसान पेरेंट्स बनने वाला होता है, ठीक है, तो तब भी उनमें चेंजेस होना पॉसिबल है, ठीक है। अगर उनके जनरेशन में कोई भी डिजीज़ होती है तो वो इस जनरेशन में भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जब कोई इंसान पेरेंट्स बनने वाला है तब उनको कोई डिजीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, तभी भी मतलब जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल है। ओके, एंड अब हम सेकेंड ऑप्शन में देखें, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये भी सही है दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूके, यूएसए, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये प्रूफ हुआ है कि ये प्रोसेस सही है, ये हो सकता है। आप पर्सन्स के जीन को एडिट कर सकते हैं बिफोर द बर्थ। ओके, क्रिस्पर बेबीज़ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था चाइना में, जिससे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि, डॉक्टर्स ने प्रूव किया कि ये पॉसिबल है। और अब थर्ड देखिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ अ पिग। तो ये भी हमने एक रिसर्च में देखा है कि पिग में आप ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मीन्स ह्यूमन ISP, आप इसे इंजेक्ट कर सकते हैं पिग के भी एम्ब्रायो में। ओके, तो ये भी प्रूफ किया गया है कि ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया? These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. Dependence on antibiotics that are not effective against drug-resistant bacteria can be reduced. These vaccines have no side effects and causes no allergic reaction. तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो डिजीज़ थी, इसको ठीक करने के लिए हमारी ये वैक्सीन की यूज़ पड़ी थी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स। ओके, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके लिए हम इस वैक्सीन का यूज़ करते थे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मेनिंजिटिस एंड सेप्सिस, ऑब्वियसली बिकॉज ये दोनों ही डिजीज़ न्यूमोनिया से ही एसोसिएटेड हैं, तो इन दोनों में ही हमें इस वैक्सीन की यूज़ पड़ जाती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड जो है डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स, देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो ये वैक्सीन है ये किस एज में दिया जाता है? ये दिया जाता है 1 साल से कम के बच्चों को या 5 साल के कम के बच्चों को भी दिया जाता है। तो ये इन्फेंट एज में मोस्टली दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि आप जब कम एज में ले लेते हो तो इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो जब आप बड़े होते हो तो फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, एंटीबायोटिक की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, तो आपका डिपेंडेंसी कम हुआ एंटीबायोटिक्स पे, है कि नहीं? तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर 3 देखें, दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं होता है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। तो इसके बारे में ऐसा बताया है, तो आप
देख सकते हो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इससे भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स होती है, इससे भी काफ़ी बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाती है। बोला जाता है कि जिसको कुछ ये रहता है, डिफेक्ट रहता है, तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 तो रॉन्ग दिया है कि नो साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसा नहीं होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cells? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, पहला पॉइंट है प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। तो ये तो सच्चाई है कि प्लांट सेल में सेलुलोज सेल वॉल होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा सही है। एंड सेकेंड पॉइंट है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। ओके, तो एक बात है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। तो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये भी ट्रू है। जो आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, ओके। और जो आपके एनिमल सेल होते हैं इसमें बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल होते हैं, पूरे सरफेस पे स्प्रेड रहते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर। ओके, तो ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इसका नाम अगर आपने सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर सकते हो। ये है एक 3 पेरेंट बेबी टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि मदर को जो डिजीज़ होती है वो बच्चों को हो जाती है, तो ये इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो भी मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ आपकी मदर को हो वो बेबी में ना आए, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो इसका जब हम ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, सेकेंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शनल एम्ब्रायोज, एंड फोर्थ ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिजीज़ में आपको क्या होता है कि आपको जो डिजीज़ पेरेंट्स में होते हैं वो बेबी में ना जाए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। बट ये अभी सारे कंट्रीज़ में एक्टिव नहीं है। यूके में वैसे ये किया जाता है और सारी कंट्रीज़ में नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे पॉइंट दिए गए, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले देखो आपको कौन सा लग रहा है कि एकदम मतलब आपको श्योर हो कि ये होता ही होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, डिजीज़ डायग्नोसिस, ऑब्वियसली इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता ही होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। हमारे स्मार्टफोन में ये फंक्शन बहुत पहले से है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 and 4 सही है। तो इसका मतलब आपका ए और सी ऑप्शन तो होगा नहीं, ए और सी ऑप्शन हटा गया। तो अब हमारा बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कौन करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं दोनों में 1 नंबर है, तो 1 का तो छोड़ दो, 1 तो अब आपका सही ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 या 5, 2 और 5 में से अगर कोई एक भी अगर आप प्रूफ कर लो तो आपका फिर ये आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल। आप बहुत ही आराम से इससे शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स बना सकते हो, ऐसा प्रूफ किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भी पॉसिबल है। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 5 है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ऑटोमेटिकली दोस्तों ये सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 एंड 4 ओनली है और आपका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट साबित हुआ है। तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ऐसे मोस्टली इस केस में क्या होता है ना कि आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपका कोई ऑप्शन गलत हो। तो ये सारे आंसर्स में ज़्यादातर आप थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके करोगे तो आपका ये आंसर सही हो सकता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780 नैनोमीटर। ओके, तो ये ऑप्शन तो आपका ऑब्वियसली सही है, क्योंकि अगर आपने VLC के बारे में पढ़ा है तो ये पॉइंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बिकॉज VLC uses the visible light between the 375 to 780 नैनोमीटर। ओके, और अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन OWC। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें कि आप देखोगे VLC ये मीडियम रेंज की है, तो लॉन्ग रेंज तो ये है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखें, VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा फास्टर देन द ब्लूटूथ। तो ये ऑब्वियसली सही है, ये बहुत ही फास्टली करता है, ब्लूटूथ से ज़्यादा फास्टली ये डाटा ट्रांसफ़र करता है। ओके, नेक्स्ट है VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। तो अगर इस पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो देखो दोस्तों, जब भी आपको किसी को भी फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी उसको सिर्फ इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर से ट्रैवल करता है, इसलिए ही उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली, और ये तो लाइफाई है, ये लाइफाई होता है, तो यहाँ पे तो क्लियरली हमें पता है कि लाइफाई में कोई भी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, 3 और 4 सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका यूज़ स्पेशली होता है बहुत सारे डाटा को हैंडल करने के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें सब कर सकते हैं, इसमें कोई भी सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू रहेगा। And second is the structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. So यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, इसमें कहा है कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही ओनली लिखा है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत जगह यूज होता है, पेमेंट्स में, IoT में, ऑनलाइन में, बैंकिंग में, आपको ऑनलाइन म्यूज़िक में यूज़ होता है, आपको वोटिंग में यूज़ होता है, बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है। तो हमारा जो ये 2 ऑप्शन है ये गलत है। अब हम थर्ड देखें, एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। सो देखो, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो बोला है विदाउट एनीबडी परमिशन, सबसे पहले ब्लॉकचेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक परमिशन और एक नॉन परमिशन। ओके, अगर आप नॉन परमिशन वाला अगर करते हो तो इससे आपको क्या होगा, अगर आप नॉन परमिशन वाला यूज़ करते हो जो आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे विदाउट एनीबडीज परमिशन आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे परमिशन वाला ही आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वही सिर्फ पब्लिक के यूज़ के लिए होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी गलत है, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A 1 ओनली। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की फुल पेपर एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स पेपर 1 साइंस एंड टेक की पेपर की हमने पूरी एनालिसिस की थी, एंड आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी क्या व्यूज़ है, और अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप प्लीज़ अपनी व्यूज़ शेयर करो कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए, पेपर्स कैसे थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं।